Hello students, today we are going to study chapter number 4 of your civics for class 8, understanding laws. In this chapter we study about the certain types of law like Sedition Act, Domestic Violence Act, and what are the several types of rules and regulations, laws against the different types of offenses, or how these laws are made by the parliament, and what is the role of government in making these laws, or how we can imply these laws in our daily lives, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, चलो लेट्स बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। तो इसमें देखो क्या होता है कि द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति और लिंग और उसके रेस के आधार पर या उसकी रंग भेद जाति के आधार पर उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसके साथ कोई भी विभेदीकरण नहीं किया जा सकता। ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस लॉ का मतलब भी कुछ होता है। इस लॉ का मतलब होता है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि कानून के दायरे में सब आते हैं। कानून के लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ तक कि हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब लॉ के अंडर में ही आते हैं। और अगर इसमें से कोई भी स्पेसिफिक कोई भी क्राइम करता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट भी तैयार है। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये भी देखा गया है कि कभी कभी ये लॉज की ओवरलैपिंग भी हो जाती है, यानी कि बहुत सारे लॉ एक साथ आ जाने से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट कम्युनिटीज एंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी, यानी कि कई प्रकार की कम्युनिटीज होती हैं, वो कई प्रकार की जो रूल रेगुलेशन बनते हैं उसमें काफ़ी हद तक अपना फ़ायदा लेने की कोशिश भी करती हैं। और जब ये लॉज वगैरह बनाती हैं तो उसमें क्या होता है, लोगों को एक वर्ग के लोग दब जाते हैं और एक वर्ग के लोगों के साथ में क्या होता है कि न्याय होता है, दूसरे वर्ग के साथ अन्याय हो जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पहले हिस्टोरियंस ये भी सोचते थे, जैसे हमारे यहाँ हमारे देश में क्या होता था, जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था तो उसमें ये सोचते थे कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हैं वो जब हमारे देश में आए तो उन्होंने कई सारे लॉ इंडिया के लिए बनाए। और हिस्टोरियंस में ये विवाद है इसको लेकर के कि ये जो कॉलोनियल रूल थे वो बड़े आर्बिट्रेरी थे। आर्बिट्री का मतलब है मनमाने तरीके से बनाए गए थे। और दूसरे ये सोचते थे कि जो ब्रिटिश लोग हैं या जो हमारा लीगल स्फेयर है, जो भी कानूनी दायरा है, उसमें भारतीय जो वकील हैं या भारतीय जो हमारे नेशनलिस्ट राष्ट्रीय नेता हुए, इन लोगों ने अपना बहुत प्रोमिनेंट रोल अदा किया है। एक बच्चों में एक्ट बताती हूँ आपको। 1870 का एक सेडेशन एक्ट आया था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक जबरदस्ती का एक रूल रेगुलेशन थोपा था भारतीयों के ऊपर, कि उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी कहीं पर नारेबाजी करता हुआ पाया गया या कोई भी संगठन बनाता हुआ दिखाई दिया या कोई भी लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कहीं पर भी कोई संगठन बनाते हुए दिखते हैं या कोई भी ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं या कोई भी षड्यंत्र करते हैं या फिर कोई बात करते हैं अपनी आज़ादी के लिए, तो क्या होगा, तो फिर उनको जो है अरेस्ट किया जाएगा विदाउट एनी ड्यू ट्रायल, यानी कि उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, बस सीधे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाएगा। लेकिन भारतीयों ने इसका कड़ा विरोध किया और उसके बाद में उन्होंने जब इसका विरोध करना शुरू किया और ब्रिटिश की जो मनमानी थी उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक चेंज लाने की बात की। तो काफ़ी समय तक ये लड़ाई चलती रही और उसके बाद में क्या हुआ कि ये आइडिया पास हुआ उनका, और भारतीय संविधान में, यानी तक कि भारतीय संविधान के बनने से पहले भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना ये रूल जो सेडेशन एक्ट है वो ख़त्म करना पड़ता है। और कॉलोनियल पीरियड में जो इंडियंस थे उनमें जो हमारे इंडियन वकील थे उन्होंने अपना बड़ा रोल प्ले किया है कई सारे इवोल्यूशंस लाने में। इवोल्यूशन का मतलब हुआ बच्चों विकास, उद्ध विकास, यानी कि एक नया टाइप का जो है विकास की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कराई। अब आता है कि एक हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 2005 में। ये आपने लगभग अपनी 6th क्लास की बुक में पढ़ा होगा कि पहले क्या था कि जो हमारा भारत है उसमें हर जगह पितृसत्तात्मक परिवार चलते हैं, पैटर्नल फैमिली चलती है, यानी कि पिता जो होता है उसी को परिवार का मुखिया समझा जाता है और पिता के बाद उसका जो पुत्र होगा वो आगे जाकर के उसका वंश बढ़ाएगा और उसी को उत्तराधिकार का पूरा अधिकार दिए गए। लेकिन अब मैं सभी के लिए एक अच्छी बात बताती हूँ कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 आया इंट्रोड्यूस होकर के, और उसमें एक नया लॉ बनाया गया जिसमें कहा गया कि सभी परिवारों में बेटा और बेटी एक समान है, और अब परिवार के अंदर उसकी प्रॉपर्टी में, उसके पैसों में सभी जितने भी उसके प्रतिनिधि होंगे परिवार के, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, और चाहे वो माँ हो, इन सब का इक्वल शेयर होगा पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी में। यानी कि अब बेटा बेटी एक समान और सबका हक भी एक समान होगा, और सभी जो लोग होंगे वो इस लॉ को मानने के लिए बाध्य होंगे। यानी कि
ये एक ऐसा इन्वायरमेंट सरकार ने तैयार कर दिया हमारे लिए जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट भी होगा नई लॉ के तहत, पॉल्यूशन फ्री भी हमें इन्वायरमेंट मिलेगा। हमारे साथ जो सैकड़ों सालों से होता हुआ लड़कियों के साथ एक तरीके का साइकोलॉजिकल पॉल्यूशन है वो भी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि बच्चों हमें सभी को पता है कि हमारे पितृसत्तात्मक परिवारों में लड़कियों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, आज भी होता है। लेकिन जब 2005 का आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पता लगेगा तो सभी लड़कियों के अंदर एक जान सी आ जाती है कि चलो अच्छी बात है, पापा की प्रॉपर्टी में हमारा भी एक राइट है, ठीक है। तो अभी ये समझ लो कि अब तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी बराबर का हिस्सा है, केवल भाई का नहीं है। समझ में आई बात। अब आता है कि पार्लियामेंट भी हमारे यहाँ कई बार क्या करती है कि ये जो लॉ मेकिंग होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वो कैसे? वो ऐसे बच्चों की ये जो पार्लियामेंट है ये बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि लोग जब कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो जो पार्लियामेंट है वो सेंसिटिव होकर के, संवेदनशील होकर के या संवेदनशील होकर के लोगों के प्रति अपने से अंदर सिंपैथी रखती है और उनके वेलफेयर में, उनके कल्याण के लिए कई सारे लॉज बनाती है। जैसे बच्चों अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है तो क्या हो रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है, मजदूर बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, उनको कई दिनों से खाना भी नहीं मिल रहा। तो अब देखो मोदी जी ने क्या किया कि उन्होंने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी कि इतने करोड़ रुपए का पैकेज होएगा। वो पैकेज से क्या मिलेगा? उस पैकेज से जो छोटे लघु कुटीर उद्योग है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो मजदूर बेचारे बेसहारा हो गए, जिनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है, जिनको कई वेजेस नहीं मिल रहे हैं मजदूरी, तो अब उनको भी वो पैसा पहुंचाने का पूरा प्रावधान किया गया है ताकि हर एक गरीब के मुंह में रोटी पहुंच सके और वो गरीबी से निजात पा सके इस कोरोना काल में। तो इसका मतलब है कि हमारी पार्लियामेंट ऐसे कई सारे मुद्दों पर सेंसिटिव हो जाती है, बहुत संवेदनशील हो जाती है, ताकि वो हर एक छोटे से छोटे वर्ग के लोगों का भी, उनके हितों का ख्याल रखे। और बच्चों इसके बाद देखो अभी यहाँ पर एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात की गई है कि औरतों के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ 1990 में एक बात चली कि डिफरेंट फोरम्स क्रिएट किए गए। क्यों? क्योंकि देखा गया था जनरली कि औरतों के साथ घरेलू हिंसा हो जाती थी, लोग उनके साथ मारपीट होती थी, ससुराल के लोग, पति है औरतों का या औरतों के, या फिर ऐसे ही घरों में देखा जाता था कई बार जो जो उनकी लड़कियां हैं जैसे और बहनें हैं ये भी पिट रही होती थी और बहुत ही मतलब गंदे तरीके से उनको मारते पीटते थे। तो अब औरतों के साथ ऐसा ना हो उसके लिए 1999 में क्या हुआ कि कई सारे लॉयर्स कलेक्ट हुए और उन्होंने एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स ने क्या बनाया कि एक ग्रुप तैयार किया जिसमें ये कंसल्टेशन दी गई कि डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट बनेगा, यानी कि एक बिल ड्राफ्ट किया गया। इसमें घरेलू हिंसा पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी और औरतों को स्पेशल सुरक्षा दी जाएगी। ये 1999 में एक बिल ड्राफ्ट हुआ और इस बिल को ड्राफ्ट होने के बाद में इसमें पूरी बहस चली लोकसभा और राज्यसभा में, और उसके बाद ये लोकसभा और फिर राज्यसभा में पूरी तरह पास हुआ और फिर जाकर के ये कम्प्लीटली ये अक्टूबर 2006 में इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कम्प्लीटली इसको जो है फोर्स में लाया गया, इफेक्ट में लाया गया, पावर में ला दिया गया और ये कम्प्लीटली हमारे देश में 2006 से लागू है कि ये है घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम। घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम में क्या करते हैं कि जितनी भी औरतें हैं, चाहे वो किसी की माँ हो, बहन हो, बीवी हो, अगर उसे कोई ब्रूटली मारता है, पीटता है, उसका हरेसमेंट करता है। हरेसमेंट कैसे होता है? जैसे किसी को इसको पैसों के लिए बेवकूफ़ बना दे, या फिर उसको सेक्सुअली हैरेस करे, और या फिर उसको इमोशनली हैरेस करे, उसको अब्यूज करे, गाली गलौज करे, या फिर उसको मारे पीटे। तो इसलिए इस हैरेसमेंट से बचने के लिए औरतों को पूरा अधिकार दिया कि वो उस इंसान के खिलाफ FIR करा सकती हैं और प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद में, रिपोर्ट कराने के बाद में उसके ऊपर पूरे तरीके से पुलिस एक्शन लेगी, उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगी, उसके ऊपर बाकायदा ट्रायल चलेगा, मुकदमा चलेगा और उसके बाद जज जो है उसके फेवर में पूरा जांच करने के बाद में उस महिला के फेवर में निर्णय देगा। और इसमें जेल का प्रावधान भी है विक्टिम के लिए, और साथ में जो भी अपराधी है उसके लिए उसको पेनलाइज भी किया जा सकता है, फाइन भी चार्ज किया जा सकता है। तो ये घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम बनाया गया औरतों के लिए। अब हम आते हैं बच्चों की अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज का मतलब ये है कुछ ऐसे लॉज भी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कभी कभी बन जाते हैं जो बड़े अनपॉपुलर होते हैं, अनएक्सेप्टेबल टू द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था क्योंकि वो शायद उनके वेलफेयर के लिए नहीं होते, या कह लो वो अनफेयर होते हैं जो
पूरी तरीके से उनके साथ अच्छा निर्णय नहीं करते। जब अच्छा निर्णय नहीं करते इसका मतलब है लॉ के फेवर में नहीं होते। लॉ के फेवर में नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, यानी कि उसका विरोध करेंगे। कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर रिपोर्ट, टीवी चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में अक्सर आपको बताया गया कि ये फला प्रावधान बनाया गया जो लोगों के हित में है या नहीं है। तो लोगों के ये अपने अधिकार में होता है, उनकी इच्छा होती है कि वो इस लॉ को मानेंगे। अगर लॉ को मानेंगे तो वो लॉ के अंतर्गत वो फ्रेम जो रूल्स होते हैं पार्लियामेंट में उनके अंदर, उनके द्वारा वो एक्सेप्ट करने के लिए रिप्रेसिव हो जाते हैं, यानी कि उसको मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग अपना अपना जो रूल उनके लिए बना है और वो उसके अगर फेवर में नहीं है तो उसके खिलाफ वो क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कि उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। और उनको विद्रोह करने का पूरा अधिकार है, विरोध करने का पूरा अधिकार है। और अगर ऐसा कई बार होता है रैलीज के थ्रू, कैंपेनिंग्स के थ्रू, तो गवर्नमेंट इस पर पूरा प्रावधान बना चुकी है कि वो गवर्नमेंट इस पर बार बार विचार करती है और लोगों के हितों में जो काम होता है उसी पर वो फिर अमेंडमेंट एक्ट लाती है। अमेंडमेंट एक्ट का मतलब है अगर कोई ऐसा लॉ पार्लियामेंट में बन गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि लोगों के वेलफेयर में नहीं है, उसमें कोई कमी है, तो उस कमी को सुधार करने के लिए उसमें संशोधन लाएगी। तो उसको बोलते हैं संसद में हमें जो पॉलिसीज बनी है उसमें पूरा संशोधन का अधिकार दिया गया। संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि संशोधन का पूरा अधिकार हमको दिया गया कि हमने लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ के अंतर्गत जो हमारे फेवर में नहीं है हम उसमें कोई ना कोई सुधार करवा सकते हैं और नया लॉ लेके आ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ आपने देखा कि देखो किस तरीके से जगह जगह पर कैंपेनिंग हो रही है, रैलीज निकल रही हैं और यहाँ पर पूरे डायग्राम में दिखाया भी गया है कि लोग विरोध कर रहे हैं कि हाँ उनको जो है न्याय चाहिए और न्याय पाने के लिए हर आदमी जो है अपनी कैंपेनिंग, अपना प्रोटेस्ट कर सकता है। तो बच्चों इसी के साथ ये पूरा लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप दैट यू विल एंजॉय विद दिस लेसन फॉर दिस स्टडीज एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट यू सून। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।